हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने 10th क्लास के जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा चुके हैं और आपको 3.1 एक्सरसाइज है वो बताई गई थी। हमने 3.1 के जो इंट्रोडक्शन में या एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि हमें स्टेटमेंट गिवन होती थी और हम उस स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे फॉर्म करते थे, कैसे कन्वर्ट करते थे। कल आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, कैसे उसको हम फॉर्म करते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कैसे सोल्व करेंगे, कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। लेट्स बिगिन। यहाँ देखिए, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन से मेथड हो सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी, ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता था, आपसे पूछा जाता था फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि एक अकेली इक्वेशन के आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते थे। आप x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आ जाती थी, जितने मर्जी सॉल्यूशन आपसे पूछे जा सकते थे। अब यहाँ देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेनली दो ही मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकली मेथड के नाम से आपको क्लियर होगा कि ग्राफ बनाना है, वहां से उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो तीनों मेथड आपके सामने लिखे गए हैं, तो देखिए इनको ध्यान से। फर्स्ट है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना यानी कि वैल्यू पुट करना। इसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेट का मीनिंग पता होगा कि किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना, यानी कि एक वेरिएबल को रिमूव करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हम किस टाइप से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी कि 3.2 में आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप से ग्राफिकल मेथड से हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए जिनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफ की हेल्प से। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज फर्स्ट जो इक्वेशन है x माइनस 2 है जो वो 3 है। जो सेकंड इक्वेशन है वो x प्लस y है, वो इक्वल टू क्या है 7 है। तो ये दो इक्वेशन हमने एज्यूम की, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि हम इन दोनों इक्वेशनों को अलग अलग से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब किसी भी इस टाइप की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि मिनिमम हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट अगर हमें उस लाइन के मिल जाते हैं तो हम लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ज्यादा आप जो मर्जी ले सकते हैं, 3 पॉइंट ले सकते हैं, 4 पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। आपको लिखना कैसे है? पुट x इक्वल टू 0। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं कि आपने मान लिया कि x की वैल्यू है जो 0 पुट की, देन वी गेट y इक्वल टू, अगर x की वैल्यू आपने 0 पुट की है तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0 पुट कीजिए, माइनस y इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या होगी? -3। उसके बाद पुट x इक्वल टू, आप यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह 1 2 3 4 5 जो भी आपको ठीक लगे। कोशिश करें कि जो x और y की वैल्यू है वो एक दूसरे के क्लोज हो, जिसके आप ग्राफ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, देन वी गेट y इक्वल टू, अगर आप y की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? x की जगह 1 3 -1 2 माइनस y इक्वल टू 2, y की वैल्यू -2। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनी जिसमें हमें सिर्फ दो ही पॉइंट लिखे हैं, ये है x, ये है y। x की वैल्यू आपने 0 और 1 पुट की, y की वैल्यू आपको -3 और -2 मिली। सेम इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए x प्लस y इक्वल टू 7 हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। आप सारी चीजें स्टेप वाइज लिखें। आप बोर्ड पे हो सकता है कि आपको डायरेक्ट करवाया जा रहा हो कि वीडियोस में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक समझ में आए। अब यहाँ से देखिए, इसकी टेबल बनाते हैं। जब आप x की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, x की जगह आप लेट सपोज 2 पुट करते हैं, तो x की जगह 2 पुट किया, दोनों साइड से आप 2 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आई? 5।
अब यहाँ x की वैल्यू आप 4 पुट कर सकते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 है सेकंड क्वेश्चन में। ये चीज आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट किसी को भी सोल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड, तो जो मेन होता है वो होता है आपका राइटिंग स्किल, कि राइटिंग स्किल कैसे आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सीट पे। आप देखो जो आपके बोर्ड में पेपर चेक होते हैं या कोई भी एग्जामिनर आपके पेपर चेक करता है, चाहे वो नॉन बोर्ड क्लास में क्या हो, अब वो आपको ये नहीं देखता कि आप कितने इंटेलिजेंट है, इसने जो भी लिखा होगा सही लिखा होगा, वहां आपको जो आपकी सीट है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी सीट आपके बारे में क्या बोल रही है, क्या आपके बारे में वो बता रहे हैं, कितने आप इंटेलिजेंट है, कैसे आप लिखते हैं, कैसे आप एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्टेप वाइज सारी चीजें आप लिख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप हमने ये किया उसके बाद ये किया, तो एग्जामिनर को भी वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और इसका जो सारा क्वेश्चन है वो सही है, और आपको इस चीज से नंबर भी पूरे मिलते हैं। यानी कि अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स ही देगा। लेट सपोज अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन और आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये इक्वेशन लिखी, डायरेक्ट टेबल बना दी, उसके बाद ग्राफ बना के सीधा लिख दिया कि 2 5 ये सॉल्यूशन है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है कि आपका 5 में से 1 मार्क्स या आधा मार्क्स या 2 मार्क्स भी कट सकते हैं, क्योंकि मैथ का ये रूल आपको समझ आने के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो कि आप कैसे लिखेंगे उस क्वेश्चन को। अगर आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी है और अच्छी तरीके से आप मैथ के कंसेप्ट समझ पा रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। ये काफी इजी भी है, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, जैसे एग्जाम के टाइम पे आपको राइटिंग स्किल भी बताई जाएगी, साथ साथ भी मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन भी मैं हर एक चीज का आपको दूंगा। तो जैसे हम दोनों इक्वेशनों के जो टेबल है वो ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम आइए इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, जैसा आपने 9th क्लास में किया था कि ग्राफ पे 2 स्ट्रेट लाइनों को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये जो एक्सिस लिखे हैं यहाँ x y x डैश y डैश, अब देखिए यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 5 है, तो हम 5 तक के पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ ये जो ओरिजिन है यानी कि 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसी तरह यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये आगे 5, सेम एज इट इज नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए x की वैल्यू हमने कहीं नेगेटिव नहीं लिखी, इस वजह से मैंने इस साइड पॉइंट नहीं लिखी, आप चाहे तो लिख सकते हैं अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है 0 -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, यानी कि ये पॉइंट हमें मिला। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, यानी कि ये पॉइंट हमें मिला। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी आप ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो इन पे आप लिख लें कि ये 0 -3 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 और -2, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद देखिए हम इन दोनों पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। हो सकता है बोर्ड पे एग्जैक्ट स्ट्रेट ना हो, लेकिन ग्राफ पे जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे वो 100% करेक्ट आपका जो डायग्राम है वो बनेगा। अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन आई थी उसको हम लिख लेते हैं कि x - y = 3 की लाइन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब दो लाइनें आप ड्रॉ करो कि ये कौन सी लाइन, कौन सी इक्वेशन की लाइन है, कौन सी की। अब दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट है 2 5, ये है 4 3, 2 5 पॉइंट, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ से कुछ पॉइंट आएगा, ये हमने पॉइंट लिखा 2 5, आप वैल्यू भी लिखे साथ साथ में। यहाँ 4 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4 3। 4 3 थोड़ा साइड में चला गया तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, ये है 4 3। अब यहां से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इन दोनों पॉइंटों से वो कुछ इस टाइप से होगी, इसको थोड़ा और स्ट्रेट कर लेते हैं, ये सब। ये है जो सेकंड इक्वेशन की हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, जो थी x + y = 7। ये स्ट्रेट तो नहीं दिख रही लेकिन लगभग ये स्ट्रेट लाइन ही है जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। उसके बाद देखिए ये जो 5 पॉइंट था इसको यहाँ से लिख लेते हैं जो भी है। उसके बाद देखिए जो हम दोनों इक्वेशनों से ये जो लाइन है हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो ये किसके सॉल्यूशन होंगे, इस एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं।
आपको 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए थे कि फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो सारा यही था, यानी कि आपसे वो सारे पॉइंट पूछे जा रहे थे जो उस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो वो फाइंड आउट करना है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फर्स्ट लाइन पे भी एग्जिस्ट करता है, सेकंड लाइन पे भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें वो पॉइंट कौन सा मिला, ये पॉइंट, यानी कि जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट लगभग 5 के इक्वल आया है, यहां से लगभग 2 के इक्वल आया है। मैं सिर्फ यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा, बोर्ड पे हो सकता है कि इन पॉइंटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो ये ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कहीं ये ना सोचो सर ये तो 5 से थोड़ा कम था आपने 5 कैसे लिख दिया, ये वो 2 से थोड़ा कम था आपने 2 कैसे लिख दिया। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ग्राफ पेपर पे ही बनाए, आपको एग्जैक्ट पॉइंट तक मिलेगा। अब ये जो 5 2 पॉइंट आया है, 5 और 2 पॉइंट आया है, ये इन दोनों लाइनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी कि फर्स्ट लाइन का भी सेकंड लाइन का भी। यही एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट करता है। इनके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट करे। आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में। अब ये जो 5 है ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट, 2 क्या है, y का कोऑर्डिनेट। अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअल में आंसर आया है वो सही है या नहीं, तो हम x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब फर्स्ट में आप x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 - 2 वैल्यू क्या आएगी, 3, यानी कि ये तो करेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई। सेकंड में 5 + 2 करोगे तो इक्वल टू 7, यानी कि ये भी दोनों साइड इक्वल है। दिस मींस से जो हमने सॉल्यूशन निकाला ये क्या है, एक्यूरेट है। यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इन दोनों लाइनों को सोल्व कर सकता है, इन इक्वेशन को सोल्व कर सकता है। सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो सॉल्यूशन वाले पॉइंट को इन दोनों इक्वेशनों में पुट करके देखिए। अगर वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस मींस आपका आंसर सही है, अदरवाइज आप रॉन्ग है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आप उस क्वेश्चन को दोबारा करें। तो ये था ग्राफिकल मेथड कि हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको कैसे सोल्व करना है। अगर आपको हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बैठ जाइए, दोबारा से फिर देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आए। अब एक चीज, एक मेन पॉइंट और रहता है इसमें, हम सॉल्यूशन तो निकालना सीख चुके हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम सोल्व कैसे करें, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है कि वो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही करें जैसे इसमें करी थी। अब हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है कि वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइन भी हो। ये काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, आप इनको क्लियर करते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें ऐसा कुछ आया था कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, तो इसका सॉल्यूशन हमें कितना मिला था, सिर्फ एक ही पॉइंट मिला था। अब हो सकता है कि आप एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो और उसमें दोनों लाइनों की इक्वेशन है, यानी कि वो दोनों लाइनें इस टाइप से बन गई। अब यहां देखिए दोनों लाइनें हमें क्या मिल रही है, पैरेलल लाइन। अब इसमें क्या कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों पे हो, ऐसा तो कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो और लाइनें कुछ इस टाइप से आ जाएगी, फर्स्ट लाइन और दूसरी लाइन भी सेम इसके ऊपर कोई आ जाए, सेम एक ही पोजीशन पे लाई करे। अब उस केस में देखो कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो दोनों लाइनों पे लाइन करते हैं, 1 2 3 100 और ये हजारों पॉइंट हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम बता नहीं सकते कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये 3 टाइप है लाइनों के। अब इन टाइपों को हम डिस्कस करते हैं। अब लाइनें 3 टाइप की होती है जैसे कि आपके सिलेबस में है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइन, कि लाइन के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसा कि आपको सोल्व करवाया गया था अभी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस। थर्ड है जो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मैं बता चुका हूं, यानी कि वो लाइनें जो एक ही पोजीशन पे एग्जिस्ट करती हो, एक दूसरे के अबव हो, एक दूसरे के ऊपर हो। अब यहां देखिए, यहां हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन थे, ओनली 1 सॉल्यूशन,
यानी कि कोई भी दो लाइनें हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तब उनका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा। पैरेलल लाइंस के केस में हमने क्या पढ़ा, नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि जो इन दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट करता हो। कोइंसिडेंट लाइन के केस में हमने क्या पढ़ा, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे हमें सॉल्यूशन मिले इन दोनों लाइनों में। तो इस टाइप से आपने याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे टच करती है तो एक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन कहीं भी टच नहीं करती, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। कोइंसिडेंट लाइन बहुत जगह टच करती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती है, कोइंसिडेंट करती है एक दूसरे को, तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल्स गिवन है, उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट या इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होगा, स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, सॉरी 7 था यहाँ, तो हम 7। अब जब हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ किया तब जाके हमें पता चला कि वो लाइन कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकला। लेकिन हो सकता है जैसे दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन गिवन है कि इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो, कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये लाइनें कैसी हैं, इनको हम सोल्व कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो क्या हम कोई ऐसा तरीका है हमारे पास कि हम सिर्फ इक्वेशन को ही देखें और हमें पता लग जाए कि ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है? ये भी हम आपको अभी बताएंगे। जैसे एक थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं हम x प्लस 2y इक्वल टू 5 और यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या खास है, क्या चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चीज आप ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की, वो क्या थी, ax प्लस by प्लस c। ये क्या थी, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हैं इसको। अब देखिए हम इसको यहां से कंपैरिजन करते हैं। यहां से अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको भी फर्स्ट इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करें। ये जो कंपेयर इट विथ, अब दो इक्वेशन है, अब दोनों जगह हम ये तो लिख नहीं सकते, थोड़ा सेपरेट जो कांस्टेंट है वो लेने पड़ेंगे, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। ये 1 क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वेशन 1 है, यानी कि a1 b1 c1 से हमें पता लगेगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब इसको हम अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ से जो इक्वेशन बनती है वो क्या है, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू में यहाँ क्या हो, 0 हो। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0, सारे जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर। तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू क्या मिली, जो x का कोएफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू हमें क्या मिली, y का कोएफिशिएंट -1, c1 की वैल्यू हमें क्या मिली, -3। इसी तरह इसको भी सेम एज इट इज इसी इक्वेशन, इसी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। तो इसको हम a2 ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं कंपेयर इट विथ a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। अब ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। a2 मैक्सिमम जो a2 ही लिखा होता है, a1 a2 आप 99% क्वेश्चंस में देखोगे। अगर इसको हम कंपेयर करें, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, इसको इस साइड लेके आओगे तो -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a2 की वैल्यू क्या मिली, 1, x का कोएफिशिएंट, b2 यानी कि y का कोएफिशिएंट 1, c2 यानी कि x जो कांस्टेंट वैल्यू है वो -7। तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल चुके हैं। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, उनकी कंडीशन क्या होती है, अगर a1 बाय a2 का रेशो नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, अगर a1 बाय a2 का रेशो b1 बाय b2 के इक्वल में नहीं है, दिस मीन्स वो लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहां से लिख दिया, कहां से आ गया ये पॉइंट, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखा गया प्यारे बच्चों, आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था उस सॉल्यूशन पे आप दोबारा जाइए
और वहां से कंपैरिजन करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालिए और चेक कीजिए क्या ये वैल्यू नॉट इक्वल है, वो आपको 100% नॉट इक्वल ही मिलेगी। यही उसमें रिलेशन होता है। जब आप एक इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन करते हैं तब आपको ये कंडीशन 100% मिलेगी उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसी तरह जब आप पैरेलल का करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए जो A1/A2 है, A1/A2 यानी कि 1/1 इज इक्वल टू B1/B2। B1 की वैल्यू क्या है -1 और B2 की वैल्यू 1। अब क्या ये इक्वल है? ये तो 1 है, -1 नॉट इक्वल है। तो जो फर्स्ट है वो किस टाइप की लाइन होगी? फर्स्ट पेयर में इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइनों की ये इक्वेशन है। यानी कि इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ऐसा हम सिर्फ इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, पूरे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हमें ये नहीं बताना कि एक्चुअल में वो सॉल्यूशन है क्या, सिर्फ ये बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे। तब आप यहाँ से इस कंडीशन का यूज करके आप बता सकते हैं कि इसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या होती है? आपकी बुक में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा कि जो A1/A2 है उसका रेशो B1/B2 के साथ तो इक्वल में होगा, लेकिन वो नॉट इक्वल होगा C1/C2। इसी तरह जो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है कि जो A1/A2 का रेशो है वो इक्वल होगा B1/B2 के और इक्वल होगा C1/C2 के। तो आपने ये तीनों कंडीशन याद रखनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की, पैरेलल लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या क्या है। अब अगर आपको पैरेलल लाइन का कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दे दिया जाए, दो लाइनें हैं, लेट्स सपोज यही सेकंड एग्जांपल है कि आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो। जब आप इन दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कौन सी लाइनें आएंगी? पैरेलल लाइन आएंगी। पैरेलल लाइन क्यों आएगी? देखो हम इसको भी कंपैरिजन करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से जो A1 की वैल्यू है वो क्या है? 1 यानी कि एक्स ऑप्शन। फर्स्ट इक्वेशन में जो B1 की वैल्यू है वो क्या है? 1 और जो C1 की वैल्यू है वो 3 है। सेकंड में देखिए A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू है 5। तो जो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल हो C1/C2 की, ये कंडीशन होनी चाहिए पैरेलल लाइन की। चेक करते हैं A1/A2 यानी कि 1/1 इक्वल है 1/1 और ये नॉट इक्वल है किसके? 3/5 के। दिस मींस ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कौन सी लाइनों की इक्वेशन होंगी? पैरेलल लाइंस की। सेम इसी तरह जो ये एग्जांपल लिखा है आप देखिए, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2। यहाँ y का कोएफिशिएंट 2/4 और यहाँ जो c का जो कांस्टेंट वैल्यू है 5/10। 2 पे 2 5 पे 2 यानी कि जो तीनों रेशो है वो कितने हो गए? 1/2 1/2। तीनों रेशो इक्वल है। दिस मींस ये किस टाइप की लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। तब आप इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं इक्वेशन से, अगर आप ये रेशो चेक कर पा रहे हैं तो ये कौन सी लाइन होगी। आप जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपने इतना ही बताना है कि इस किस टाइप की लाइन है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है और इनको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। के लीनियर इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं? अब जो फर्स्ट टाइप है वो है कंसिस्टेंट इक्वेशंस, सेकंड है जो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब ये होती क्या है इसको देख लीजिए। A pair of linear equation which has a solution is called consistent equation। यानी कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। कम से कम एक, ज्यादा वो जितने मर्जी हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 100 कोई कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है उसका, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन पक्का हम फाइंड आउट कर पाए तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन में कौन सी लाइनें आएंगी? कौन सी लाइनें ऐसी बताई थी मैंने जिनके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट थी जो इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या थी? जिसका सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कौन सी लाइन थी? सेकंड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि 2 टाइप की लाइन थी जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो इस टाइप की इन लाइनों की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और ध्यान रहे वो
जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो, पेयर में हो, तभी हम उनको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। अकेले को नहीं, अकेले लाइन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इसमें देखिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशंस का वो पेयर जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और ऐसी कौन सी लाइन थी जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, वो लाइनें थी पैरेलल लाइंस। यानी कि पैरेलल लाइन कौन सी होती है, किसके अंदर काउंट होंगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के अंदर। जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, किन लीनियर इक्वेशन को हम डिपेंडेंट बोलते हैं। उसमें देखिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। अब देखिए डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग कॉमन, यानी कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट हो उन्हीं को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का व्हिच आर इक्विवेलेंटली हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो। और ऐसा पेयर कौन सा होता है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो एक दो टॉपिक में रहता था आपका, और ये डेफिनेशन इनको भी आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद देखिए जो आपके बुक में ये टेबल गिवन है, इसको हम समझते हैं कि इस टेबल में क्या क्या गिवन है और इसका क्या यूज है आपकी एक्सरसाइज। आइए उसके बाद हम इस टेबल को समझते हैं कि इस टेबल में क्या बोला गया है और आपको किस टाइप से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए जो स्टार्टिंग में है, यहाँ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, यहाँ पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन गिवन है, यहाँ a1/a2 का रेशो है, यहाँ b1/b2 c1/c2, यहाँ उनके रेशो को कंपेयर किया गया है कि क्या क्या इक्वल है क्या क्या नहीं है। उसके बाद उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वो लाइन कैसी है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ देखा था, उसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी कि वो इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। उसके बाद उनकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है कि उनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, वो सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में है इक्वेशन x + y - 6 = 0, x - y - 2 = 0, और ये इनके रेशोज लिखे गए हैं। जब हमने इन रेशो को चेक किया तो हमें मिला कि जो a1/a2 है उसकी वैल्यू b1/b2 के तो इक्वल है ही नहीं। लेकिन ये किसकी कंडीशन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। जब आप इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दो लाइनें ग्राफ पे बढ़ेंगी, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। उसके बाद है ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, और उसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसके अलावा उसका और कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। उसके बाद सेकंड पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, तीनों के जो रेशो जब हमने चेक किए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों की वैल्यू इक्वल आई। अब इक्वल वैल्यू किस में आती है, कोइंसिडेंट लाइंस में। कोइंसिडेंट लाइन होगी यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है बिल्कुल। अब इस टाइप की लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैंने पहले बताया था बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड को आप इस तरीके से पढ़ लीजिए जैसे मैंने दो को पढ़ाया है, तो काफी इजी है। आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ें, और ये जो सारे पॉइंट है मेन यानी कि कंपैरिजन ऑफ रेशो, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस टेबल के कि रेशो तो आप इजीली निकाल लोगे। इन तीनों को आप याद रखें कि तीनों की क्या क्या कंडीशन है। उसके बाद देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3.2 के क्वेश्चनों में आपको सिर्फ 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो सारे टाइप मैं आपको बता देता हूं। अब हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन हो और आपसे बोला जाए कि स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करो, यानी कि उसको स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो। हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन है, बताओ इनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। भाई एक सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे हो गए, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है कि आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है और बोला जाए कि इसको ग्राफिकली सोल्व करो कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। अब आपने ग्राफ भी ड्रॉ कराना है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था यहाँ वीडियो में।
उसके बाद देखिए जैसे जो एग्जांपल नंबर 4 है आपके बुक में, एग्जांपल नंबर 4 निकाल लीजिए। उसमें लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो शो देम ग्राफिकली। अब आपने बताना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये है आपका एग्जांपल नंबर 4। हमें बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। अगर है तो उनको सोल्व कीजिए। अब कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, तो हम चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट इक्वेशन में किस टाइप की लाइन आई थी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक कोइंसिडेंट लाइन। अब सबसे पहले अब हम फर्स्ट इक्वेशन से a1 a2 a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप इस टाइप से चेंज करोगे x प्लस 3y माइनस 6, इसको एज इट इज भी लिखा रहेगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों की साइन ही चेंज होंगे, इक्वल टू 0। फिर भी आप जनरल फॉर्म में लिखे तो वो ज्यादा बेटर है। यहां से देखिए 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस 6। जो ये सेकंड इक्वेशन है इसमें से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस 3 और c2 की वैल्यू माइनस का 12 है। तो इनका रेशो चेक कर लेते हैं। a1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 3y माइनस 3 या माइनस 6/12। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, तो रेशो बना 1/2। यहाँ वैल्यू आई है 1/-1, ये इसके तो इक्वल आया नहीं। यहाँ वैल्यू आई -1/2। तीसरे पे देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पहले दो ही अनइक्वल है आप थर्ड इक्वल आए, ये बाद की बातें हैं। यहाँ अगर पहले दो जो रेशो है 1/2 नॉट इक्वल है b1/b2, तो एक किस टाइप की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले आपको दोनों की इक्वेशन होगी। आपको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इन दोनों के इक्वेशनों को लिखोगे, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन सेकंड। उसके बाद लिखोगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद a1x a2y b2y प्लस a1x b1 प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, उससे कंपेयर करके आप ये वैल्यूज निकालो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2, वहां से आप ये वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद है देन द रेशोज, जो रेशोज हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, आप उनको चेक करोगे। देन वी विल चेक द रेशोज, और यहां से जब आपने चेक किया वी फाइंड a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये किसकी इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी या इनकंसिस्टेंट, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, यानी कि इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अब आपका काम ये है कि एग्जांपल नंबर 4 की जो दोनों इक्वेशन है इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो और बताओ कि कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता है। तो यह था आपका एग्जांपल नंबर 4, इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपकी बुक में देख पा रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 5 है। 5 में पूछा गया ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब हमें बताना है कि ये जो पेयर है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस मींस से कौन सी लाइन रही होगी, पैरेलल लाइन रही होगी। अब अगर ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, दिस मींस इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज इनका सॉल्यूशन है। इसी तरह आप एग्जांपल नंबर 6 भी पढ़ोगे, वहां आपको स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट से आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करोगे और लीनियर इक्वेशन के बाद जो भी आपसे पूछा गया है वो आप बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2। आप एक बार ये इंट्रोडक्शन को कंप्लीट अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा स्टार्टिंग से देखिए। आप वीडियोस देखने के कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देना है वीडियोस को। आपको ये ना हो कि वीडियो आप देख रहे हैं, एक बार आपने देख लिया, एक दो पॉइंट आपसे मिस हो गया, ध्यान इधर उधर हो गया, किसी ने आवाज लगाई या कहीं से कोई भी डिस्टर्बेंस हुई, आप इससे क्या होगा कि आपके वो जो पॉइंट है वो मिस हो गया, आप वीडियो आगे चल गए। आप देख रहे हैं, चलो कोई नहीं, नॉर्मली बात बताई होगी, आगे देख के आप उस वीडियो को स्किप कर देते हैं।
लेकिन हो सकता है कि वही पॉइंट आगे जब आप क्वेश्चन करो उसमें आपको दिक्कत है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो कोशिश करें जब भी आप वीडियोस देखते हो कि आप एक स्कूल के टाइप का माहौल आप बनाएं। जैसे कि स्कूल में आप पढ़ते थे, लगभग सुबह 8 साढ़े 8 स्कूल लगता था, 2 बजे तक आप पढ़ते थे, रेगुलर क्लास होती थी, बीच में 15-20 मिनट की रिसेस थी। तो अब घर पे भी ऐसा करें, घर पे भी अपने घर को जो आप स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर लें कि आप सुबह 8 या साढ़े 8 बजे बैठेंगे, जो भी लेक्चर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो भी मटेरियल आप तक पहुंचाया जा रहा है, और उसको 2 बजे तक पढ़ोगे। बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि लगातार पढ़ते रहो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप उसे कंप्लीट करो। ये नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम एक दिन में कैसे पढ़े, इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है तो आप थोड़ा रेस्ट करें, बाद में पढ़ लें, 2-3 दिन 4 दिन, जितने दिन में भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जितना हो उसके आपने मैक्सिमम पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है। हो सकता है कि टाइम कम मिले स्कूलों में, हो सकता है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट ना हो। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चैप्टर तो आपको वीडियोस के माध्यम से जरूर करवाया जाए, ताकि जब भी स्कूल ओपन हो, जो भी आपका बचा कुचा सिलेबस है उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर सकें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2।